हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नवंबर 17 का पेपर, थर्ड पेपर। नवंबर 17 का पेपर ये उस टाइम पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर हो रहे थे। जो पुराने पेपर हैं आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, जानते होंगे। तो नवंबर 17 का जो सेकंड पेपर है होम साइंस का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे चैनल पर वो पड़ा हुआ है। या इस वीडियो के साथ भी मैं नवंबर 17 का जो सेकंड पेपर है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो वहां से अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। तो आज हम थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था होम साइंस का, उसका पेपर ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर पुराना पेपर डिस्कस कर रही हूँ। जब तक अवेलेबल नहीं होता है तब तक हम पुराना पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे ही पेपर हमें मिल जाता है वैसे ही हम नए पेपर को, जो नया एग्जाम हुआ है होम साइंस का, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नवंबर 12 हमारा सब्जेक्ट कोड है और 17 2017 का पेपर है। उस टाइम पर 75 क्वेश्चंस होते थे और जो है 150 मैक्सिमम मार्क्स रहते थे। तो ये है थर्ड पेपर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आरडीए से है। RDA of vitamin A for 10-year-old boy as per ICMR 2010 is। तो ये चूंकि 2017 का पेपर है, उस टाइम पर 2010 के अकॉर्डिंग RDA पूछा जा रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 2020 के अकॉर्डिंग RDA पूछा जा रहा है, जो नया वाला आया है। तो मैं 2020 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी, चूंकि जो 2010 के हिसाब से था उसका आंसर तीसरा है, 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल 10 साल के बच्चे का, बॉयज का। ओके, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम पर 2020 के अनुसार है उसमें आप देख सकते हो 770 माइक्रोग्राम बच्चे के लिए है, बॉयज के लिए, जो कि 10 से 12 साल का है, और 10 से 12 साल लड़की के लिए 790 माइक्रोग्राम विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये आप आरडीए में, जो रिसेंट आरडीए है उसमें देख सकते हो। हमने जो रिसेंट आरडीए है उसका पूरा वीडियो अलग से शेयर किया हुआ है, तो वहां से भी उसको आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 2020 के अनुसार वो आएगा 770 माइक्रोग्राम फॉर बॉयज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर अकर्स इन छेना मुर्की, पीनट ब्रिटल, गुआवा जेली, लेमन स्क्वैश। और आप परेशान मत होइएगा, इसका हिंदी भी, क्योंकि जैसे पहले पेपर आता था तो उसमें क्या होता था, पहले इंग्लिश में क्वेश्चन होते थे, उसके बाद में हिंदी में क्वेश्चन होते थे, तो हिंदी भी हम डिस्कस कर लेंगे, अभी इसके बाद दिया हुआ है। ओके, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर अकर्स इन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर है वो छेना मुर्की है। ओके, छेना मुर्गी इसका आंसर है। ओके, गुआवा जेली क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसको हम भी देख लेते हैं। गुआवा जेली, पीनट ब्रिटल और लेमन स्क्वैश नहीं होगा, छेना मुर्गी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छेना मुर्गी होती क्या है। ये है छेना मुर्गी। निशा मधुलिका को आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छी डिशेस वो शेयर करती हैं, तो उनको आप जानते हो। तो वहीं से मैंने ये पिक्चर लिया हुआ है छेना मुर्गी, ये आप देख सकते हो। जैसे कि आपने देखो ना शक्कर पारा मिलता है, तो वैसे ही उसी टाइप में है, बस ये बनता किसका है, ये पनीर का बनता है। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है और टेस्टी सा छेना मुर्गी बनाया जाता है। तो देख रहे हो आप, क्रिस्टल के जैसे लग रहे हैं। ओके, अब क्रिस्टल होता क्या है? क्रिस्टल इज अ सॉलिड बॉडी, यानी कि ठोस बॉडी होती है, और द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल का ही फॉर्मेशन जो है क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्रिस्टल्स आर ग्रोन इन मेनी शेप, अलग अलग शेप हो सकते हैं, गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, जैसा आप चाहो। इन ऑर्डर फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू टेक प्लेस अ सोल्यूशन मस्ट बी सुपर सैचुरेटेड, यानी सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि सैचुरेशन यानी कि जो शुगर का है कंसंट्रेशन वो जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है क्रिस्टलाइजेशन बेटर होगा। ओके, यानी कि सुपर सैचुरेशन चाहिए होता है। सुपर सैचुरेशन को आप हिंदी में लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि गाढ़ा होना, यानी कि चाशनी आप जितनी गाढ़ी बनाते जाओगे, गाढ़ा करते जाओगे, उसी को हम सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं इसके अलावा थोड़ा सा और देख ले। क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन शुगर सोल्यूशन इज बॉइल्ड वाटर इवेपोरेट्स क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जब आप पानी में चीनी मिला करके शुगर सोल्यूशन उसका बना करके और उसको बॉयल करते हो, तो क्या होता है, जिसे आप बॉयल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जितने लंबे समय तक बॉयल करते जाओगे, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट करके, यानी कि उसका वाष्पोत्सर्जन जो हम हिंदी में कहते हैं, तो
वाष्प बन करके वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बनेंगे, चीनी के क्रिस्टल्स बनेंगे, रह जाएंगे। ओके, पार्टिकल्स एडेड टू सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और इसको सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए कुछ पार्टिकल्स भी ऐड किए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है। और जब वो ऐड किए जाते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन ये शुरू हो जाता है, इसको हिंदी में क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। और एडिशनल क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये होता है क्रिस्टल। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। तो 6 नंबर की भी क्या है, वो क्रिस्टल के जैसा ही दिखाई पड़ता है, ठोस बॉडी होती है। ओके, जबकि गोया जेली है, पीनट ब्रिटल है, लेमन स्क्वैश है, ये सब नहीं होते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग फूड इज नॉट अलाउड इन आ क्लियर फ्लूइड डाइट, ब्लैक टी, मिल्क, कोकोनट वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेज। तो इसका आंसर है दूसरा, मिल्क। तो आप सभी जानते हो जो मिल्क है वो क्लियर फ्लूइड डाइट में नहीं आता है, ठीक है, बल्कि ये क्या कहेंगे हम इसको, फुल फ्लूइड डाइट में ही आएगा। ओके, ब्लैक टी, कोकोनट वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये सभी के सभी क्लियर फ्लूइड डाइट में आते हैं। ओके, तो डाइट आप कई प्रकार के होते हैं, इसको हम आई थिंक इसके पहले हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ, इसका वीडियो पड़ा होगा हमारे चैनल पर, तो वहां से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो मिल्क जो है, अब क्लियर फ्लूइड डाइट का कहने का मतलब है जो हमको दिखाई पड़ता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, ना कि वो ठोस होता है, ठीक है। ओके, तो ब्लैक टी, कोकोनट वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होंगे वो क्लियर फ्लूइड डाइट में आएंगे और मिल्क फुल फ्लूइड में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑफर द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ देयर मेन्यू ऑन, मेन्यू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड, वेबसाइट या फिर ईमेल्स। तो इसका आंसर है तीसरा, वेबसाइट पर होते हैं, ठीक है। अभी इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, यानी क्विक सर्विस, जो जल्दी से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, मेन्यूज जो उनके होते हैं, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो उनकी वेबसाइट पर होती है। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेविंग मशीन फीड मैकेनिज्म। तो इसका आंसर है पहला। तो यहाँ पर ड्रॉप फीड दिया गया है, ठीक है, जैसा जो आंसर की प्रोवाइड की गई थी यूजीसी के द्वारा, उसके हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप फीड होगा, लेकिन जो अभी मैं आपको इसको दिखा दूंगी, इसको डिस्कस करूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है स्पूल फीड, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कौन सा सेविंग मशीन फीड मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं कह रही हूं। तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में, जैसा हमको मिलता है सोल्यूशन वैसे ही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ, लेकिन मैं जो लैंग्वेज का प्रयोग करती हूँ वो हिंदी में ही करती हूँ, जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए। जो मैटर हमको हिंदी में नहीं मिलते हैं वो मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंग्लिश में ज्यादा बेटर मिल जाती हैं। ओके, तो हम आपको बेटर ही देना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम जैसा हमें सोल्यूशन मिलता है वैसा हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। ओके, फीड तंत्र यानी कि फीड मैकेनिज्म की परिभाषा क्या होता है, ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपड़े को सिलाई मशीन के फीडिंग जोन में आगे बढ़ाया जाता है और सिलाई के दौरान कपड़ों की फीडिंग गति को नियंत्रित करता है। यानी कि जो फीड तंत्र है, फीड मैकेनिज्म का मतलब है कपड़े को सिलाई मशीन में आगे की ओर बढ़ाना और उसकी गति पर, जो फीडिंग की गति है उस पर कंट्रोल करना। ओके, अब इसके मुख्य घटक 3 हैं, कौन कौन से, प्रेशर फुट, थ्रोट प्लेट और फीड डॉग। तो इसका मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 3 इसके मेन पार्ट हैं सेविंग मशीन फीड मैकेनिज्म के। थ्रोट प्लेट या फिर इसको हम नीडल प्लेट कहते हैं, ये आप सभी देखे होंगे, ये थ्रोट प्लेट होती है। फीड डॉग ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये चीज जो ये इस तरीके से लाइन बनी हुई है, फीड डॉग, ठीक है। और प्रेशर फुट ये जो पैर के जैसा, जूते के जैसा जो शेप है, ठीक है, ये इसके फीड डॉग के ऊपर वाला जो कि कपड़े को दबाने का काम करता है, इसको प्रेशर फुट बोलते हैं। तो ये 3 जो पार्ट हैं वो सेविंग मशीन फीड मैकेनिज्म यानी फीड तंत्र के 3 मेन पार्ट्स हैं, ओके, जो कि कपड़े को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उस पर कंट्रोल करने का काम करते हैं, गति पर। अब फीड तंत्र के प्रकार जो पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, तो उसमें आप देखिएगा ड्रॉप फीड तंत्र ये एक मैकेनिज्म का पार्ट है, यानी कि उसी का प्रकार है। विभेदक निचला फीड तंत्र, डिफरेंशियल बॉटम फीड मैकेनिज्म, एडजस्टेबल शीर्ष फीड तंत्र, सुई फीड तंत्र,
यूनिजन फीड तंत्र और पुलर फीड एम मैकेनिज्म। ओके, तो ये जो है फीड तंत्र के प्रकार हैं। तो जो हमारे देखिए, आप देखिएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्रॉप फीड है, डिफरेंशियल बॉटम फीड है और यूनिजन फीड है। स्पूल फीड नहीं है तो ये नहीं होगा, जबकि जो इसके आंसर के अनुसार ड्रॉप फीड दिया गया था, लेकिन आंसर यहाँ पर स्पूल फीड होगा। ओके, चलिए आप भी खुद से भी सर्च कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्ट इज एडेड इन डाइंग फॉर सॉरी डाइंग में, यानी कि जो कपड़े को कलर करते हैं तो उसमें जब जो नमक का प्रयोग किया जाता है, ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है? एब्जॉर्प्शन के लिए, एग्जॉशन के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए, या फिर ऑल द ऑफ द एबव। तो दूसरा आंसर है यहाँ पर एग्जॉशन, इसके लिए ऐड किया जाता है। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते चलते हैं। आप जानते ही हो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलती हूँ, जिससे कि आपको याद रहे हमेशा हमेशा के लिए, ना कि दोबारा अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भूल जाओ। ओके, तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब एग्जॉशन होता क्या है, ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश में हमें अच्छा मिला हुआ है, हिंदी में मैं इसको समझा दूंगी। एग्जॉशन क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाई स्टफ फ्रॉम द डाई बाथ ऑन टू द फाइबर और मटेरियल इज नोन एज एग्जॉशन। The ratio between the amount of dye taken up by the substrate and the amount of dye originally available। अब देखिए, एग्जॉशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाई स्टफ फ्रॉम द डाई बाथ, यानी कि जब कपड़े को कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, तो कपड़े में डाई स्टफ का मतलब हो गया जो कपड़ा कलर किया जा रहा है, ठीक है। डाई बाथ का मतलब हो गया जो डाई का सोल्यूशन बनाया गया है, जिसमें कपड़ा कलर किया जाएगा, रंगा जाएगा, ठीक है। तो जब भी कपड़े को कलर किया जाता है तो कपड़े पर, यानी कि जो भी फाइबर, जो भी मटेरियल का यूज किया जा रहा है कलर करने के लिए, तो उस पर जो कलर, यानी डाई स्टफ का मतलब हो गया जो कलर ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि कलर डाई बाथ से, रंग के सोल्यूशन से रंग जब कपड़े पर चढ़ेगा, ट्रांसफर होगा, उस प्रोसेस को एग्जॉशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेशियो, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर परसेंट एग्जॉशन का मतलब यहाँ पर CO माइनस CS डिवाइड बाय CO। तो CO का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन डाई बाथ, और CS का मतलब है कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जैसे कपड़े को अगर जब रंग के सोल्यूशन में डुबोया जाता है, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन डाई बाथ, यानी कि कपड़े को रंग में डुबोने से पहले का जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो है CO। और CS क्या है, कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि जो अब कपड़े जो पहले था, कपड़े को कलर करने से पहले जो डाई सोल्यूशन जो था डाई बाथ का, उसका जो कंसंट्रेशन था, उनमें से जब हम माइनस कर देंगे कपड़ा कलर होने के बाद जो बचा हुआ है कंसंट्रेशन, यानी कि कपड़े को कलर करने से पहले हमने जो डाई बाथ में सोल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन देख लिया, उसको हम CO कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कपड़ा कलर करने के बाद कपड़े में जितना कलर सोखना था वो सोख लिया, उसको हटा दिया, उसके बाद में ट्रांसफर होने के बाद में जितना सोल्यूशन बचा हुआ है कलर का, ठीक है, उसको हम CS कह रहे हैं। तो इसमें से पहले वाले में से लास्ट वाले को जो बचा हुआ है उसको अगर हम माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज आप जानते ही होंगे, परसेंटेज थोड़ा भी अगर मैथ का नॉलेज रखते होगे तो आपको पता होगा कि डिवाइडेड बाय CO इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट एग्जॉशन निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया गया, रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ डाई टेकन अप बाय द सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट के द्वारा जो जितना कलर लिया गया है, और द अमाउंट ऑफ डाई ओरिजिनली अवेलेबल, और जितना ओरिजिनली अवेलेबल था, यानी कि जितना ओरिजिनली अवेलेबल था वो नीचे हो जाएगा, और ऊपर पहले जितना था और लास्ट में जितना बचा माइनस कर देंगे, तो कपड़े द्वारा कितना कलर जो है लिया गया है वो यहाँ पर आ जाएगा, वही परसेंट एग्जॉशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो चीजें एग्जॉशन ऑफ डाई स्टफ के लिए किन किन पर निर्भर करती हैं, एक तो डाई की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगी, नमक, ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि नमक की जरूरत होती है इसमें, नमक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्योंकि नमक इसमें मिक्स किया जाता है, टेम्परेचर पर, एजिटेशन पर, और लिक्कर रेशियो पर। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जॉशन समझ में आया होगा।
एग्जॉस्टिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl और ग्लोबल सॉल्ट होता है जिसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। तो इसको जो है मुख्य रूप से यूज किया जाता है एग्जॉस्टिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे परसेंट एग्जॉशन अगर हम निकालना है x माइनस वाई डिवाइड बाई x इंटू 100, ओके। जैसे 2 kg ऑफ डाई इज टेकन फॉर डाइंग एंड ओनली 1 kg ऑफ डाई एक्चुअली ट्रांसफर्ड ऑनटू द फाइबर व्हाइल द रिमेनिंग 1 kg इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डाई बाथ, देन इट इज सेड टू हैव अटेन्ड 50% एग्जॉशन। यानी कि अगर आपको परसेंट एग्जॉशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए सॉरी, जो डाई बाथ है, ठीक है, उसमें 2 kg डाई है, यानी कि 2 kg डाई सोल्यूशन है, ये पहला का कंसंट्रेशन हो गया 2 kg, ठीक है। उसके बाद में ओनली 1 kg ऑफ डाई एक्चुअली ट्रांसफर ऑनटू द फाइबर व्हाइल द रिमेनिंग 1 kg। तो x जो क्या है 2 kg, जो कि पहले सोल्यूशन तैयार किया गया है, 2 kg ऑफ डाई तैयार किया गया है, ठीक है, 2 kg हो गया। और बाद में y क्या है, y जो 1 kg लेफ्ट बिहाइंड इन द डाई, यानी कि 1 kg लास्ट में जो बचा हुआ है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 50% आ जाएगा। तो 50% का मतलब हो गया कि सिर्फ 1 kg, 2 में से सिर्फ 1 kg कपड़े के द्वारा रंग को लिया गया है, ओके। अब लिकर रेशियो क्या होता है? अभी आपने पढ़ा ना, वहां पर जो जिस पर डिपेंड कर रहा था उसमें लिकर रेशियो था। लिकर रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द डाई बाथ और अदर प्रोसेसिंग बाथ टू द वेट ऑफ द गुड्स being dyed or processed for immersion dyeing in art dyeing process. Common liquor to good ratio is 20:1, that is for each kilogram of fiber to be dyed 20 किलोग्राम। तो सिंपल सा है, मैं बताती हूँ लिकर रेशियो क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 किलोग्राम भार के कपड़े को कलर करने जा रहे हो 20 किलोग्राम में, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लिकर रेशियो। लिकर रेशियो का मतलब है कि जो डाई बाथ यानी कि जो आपका कलर सोल्यूशन है उसका वेट और जो आपका कपड़ा है उसका वेट, दोनों का रेशियो ही जो है लिकर रेशियो कहलाता है। तो ये कितना होना चाहिए? ठीक है, जो कॉमन लिकर रेशियो होता है जिसे कि गुड रेशियो माना जाता है, तो अगर आपका 20 किलोग्राम सोल्यूशन है रंग का, तो उसमें आप 1 किलोग्राम कपड़े को कलर कर सकते हो, ओके। ये गुड सोल्यूशन होता है और यही लिकर रेशियो होता है, दोनों का रेशियो, ठीक है, ओके। अब इसमें आपके इसी वाले क्वेश्चन में पूछा गया है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन है तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूं, एब्जॉर्प्शन होता क्या है। और एक शब्द और होता है जो कि क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन हम आप यहां पर बता दे रहे हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में सिर्फ डी और बी का फर्क है और ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, ओके। तो पहले एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर कंटेनिंग इज डाई स्टफ ऑनटू द होल ऑफ द फाइबर। ध्यान दीजिएगा, होल ऑफ द फाइबर दैट इज ऑन टू द सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द फाइबर सरफेस। एब्जॉर्प्शन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर लिकर कंटेनिंग इज डाई स्टफ, यानी कि जो कलर का सोल्यूशन बनाया गया, रंग का सोल्यूशन बनाया गया, घोल बनाया गया है, तो जब वो कपड़े के डाई स्टफ, जो भी कपड़ा कलर किया जा रहा है, वो पूरे कपड़े में फैल जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि कपड़े के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सोख लिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब है सरफेस और अंदर, कपड़े के अंदर और बाहर दोनों में पूरी तरीके से रंग को सोख लिया जाए, तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। और एडजॉर्प्शन क्या होता है? डाई मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन आर टेकन अप बाय certain textile substrate which have porous surface cotton by the process absorption distribution of the dye stuff onto the surface of the fiber is known as adsorption। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एडजॉर्प्शन का मतलब है, जिसमें डी लगा हुआ है, उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो कलर चढ़ेगा वो कपड़े के सरफेस पर, कपड़े की सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि कपड़े की सतह पर केवल कलर एब्जॉर्ब किया जाएगा, सोखा जाएगा, उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन में सरफेस पर भी कलर जाएगा और कपड़े के अंदर भी, इनसाइड ऑफ द फाइबर सरफेस भी जाएगा, ठीक है, यानी कि होल पूरे कपड़े पर कलर चढ़ेगा, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और सिर्फ सरफेस पर उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और दोनों डिपेंड किस पर करते हैं?
तो एडजॉर्प्शन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डाई नेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया पर, और जो एब्जॉर्प्शन है वो टाइम, टेम्परेचर, अल्कलाइज, इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइंग ऑक्सिलरीज और लिकर रेशियो पर। ओके, चलिए, तो यहां पर हमने एब्जॉर्प्शन, एग्जॉर्शन और सॉल्युबिलिटी, आप जानते हो सॉल्युबिलिटी का मतलब है जो भी विलायक होगा, विलेन होगा, ठीक है, तो उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सोल्यूशन से सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, एग्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हमने समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको हम, आप बताइएगा, इसको हम और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। चलिए, फिर 7th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अमेरिकन एक्सप्रेशन फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम्ड एंड रिप्लेस्ड एट अ रैपिड रेट, ऑरेंज गुड्स, ब्राउन, व्हाइट और रेड गुड्स। तो इसका आंसर है, आंसर 4 है रेड गुड्स। अब ये होता क्या है, ठीक है, रेड गुड्स, व्हाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स, ऑरेंज गुड्स, ये होते क्या है, तो देख लेते हैं इसको भी जरा। पीला वस्तुएं या फिर हम कहें पीला वस्तुओं को भी सफेद वस्तु यानी कि येलो गुड्स या फिर व्हाइट गुड्स, ये दोनों एक ही हैं, जो हमारे क्वेश्चन में है व्हाइट गुड्स। पीली वस्तुएं जिन्हें शॉपिंग सामान या फिर हम कहें कि शॉपिंग मटेरियल्स या फिर सफेद सामान, व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जैसे बड़े, यानी कि जो व्हाइट गुड्स या फिर येलो गुड्स हैं उसके अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आएंगी, उसके अंतर्गत बड़े घरेलू उपकरण या फिर बड़े रसोई उपकरण आते हैं, जैसे कि फ्रिज, कुकर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, जिनका उपयोगी जीवन लंबे समय तक चलता है और जिन्हें शायद ही कभी बदला जाता है। ओके, यानी कि इनको जल्दी बदला नहीं जाता है, लंबे समय तक चलते हैं। तो जो व्हाइट गुड्स या फिर येलो गुड्स हैं उसके अंदर बड़े घरेलू उपकरण या फिर बड़े रसोई उपकरण आएंगे। पीली वस्तुएं कम मात्रा में बेची जाती हैं और उनमें लाभ मार्जिन यानी कि प्रॉफिट अधिक होता है, और पीली वस्तुओं का इकाई मूल्य सुविधाजनक वस्तुओं की तुलना में अधिक होता है और लोग उन्हें कम खरीदते हैं। ओके, क्योंकि बड़े उपकरण हैं तो ये लंबे समय तक चलती हैं, तो इनको जो है इनका मूल्य अधिक होता है और लोग इन्हें कम ही खरीदते हैं, ठीक है। लाल वस्तुएं, रेड गुड्स क्या होते हैं, इन्हें सुविधाजनक वस्तुएं भी कहा जाता है, जैसे कि भोजन। ये पूरी तरह से तब खाया जाता है जब उपभोक्ता उनका उपयोग करता है, ठीक है, यानी जब उपभोक्ता, कंज्यूमर उसका उपयोग करेगा, कंज्यूम करेगा, तभी उसको जो है खाया जाएगा। परिणाम स्वरूप उन्हें बार बार बदला जाता है और बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। लाल वस्तुओं का लाभ मार्जिन कम होता है क्योंकि इन्हें जल्दी जो भोजन है वो खराब होने लगते हैं, तो इन्हें बड़ी मात्रा में बेचा जाता है और बार बार इनको बदलने की जरूरत होती है क्योंकि खराब हो जाएंगे, और इस वजह से इनका जो लाभ मार्जिन होता है यानी कि प्रॉफिट होता है वो कम होता है, और इनको सुविधाजनक वस्तुएं भी कहा जाता है। फिर ऑरेंज गुड्स क्या होते हैं, नारंगी रंग के सामान जिन्हें विशेष सामान भी कहा जाता है, स्पेशल मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है, और ये मध्यम टिकाऊ सामान होते हैं जो नियमित उपयोग के साथ खराब हो जाते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है, जैसे कि कपड़े। ओके, तो ऑरेंज गुड्स में कपड़े आते हैं, रेड गुड्स में भोजन आते हैं, ठीक है, येलो और व्हाइट गुड्स में बड़े उपकरण, और इन्हें बेचने के लिए अक्सर विशेष वितरक व्यवस्था और फ्रेंचाइजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इन्हें बार बार हमें इन्हें बदलना पड़ता है और नियमित उपयोग से ये खराब भी हो जाते हैं। भूरे रंग की वस्तुएं यानी कि ब्राउन गुड्स क्या होते हैं, ये भूरे रंग की जो वस्तुएं हैं वो छोटे विद्युत उपकरण हैं, जैसे टोस्टर, केतली और टीवी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ऑरेंज गुड्स, ब्राउन, व्हाइट और रेड ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी है, तो अभी हमने डिस्कस किया 770 माइक्रोग्राम। निम्न में चीनी का क्रिस्टलीकरण होता है छैना मुर्गी, और डिस्कस हम कर ही चुके हैं। फिर है क्लियर तरल आहार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं, कौन सा, दूध। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर छैना मुर्गी है, इसमें दूध नहीं क्योंकि ये फुल फ्लूइड होता है, ठीक है। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं, कहां बताते हैं, तो ये बताते हैं वेबसाइट पर। ओके, फिर है निम्न में से कौन सा सिलाई मशीन का फीड मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि फीड तंत्र नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था, इन्होंने आंसर ड्रॉप फीड दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर है वो है स्पूल फीड। रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं, क्यों डालते हैं, जिससे कि रंग शून्य करना, एग्जॉशन का मतलब होता है रंग शून्य करना, ठीक है, तो इसलिए डालते हैं। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हम डिस्कस कर चुके हैं।
तीव्र गतियुक्त उपभोक्तावादी वस्तु जिसे उपभोग किया गया तथा तीव्र गति से पुनः स्थापित किया गया, इसके लिए अमेरिका की अभिव्यक्ति चिन्हित करें। तो इसमें जो राइट आंसर था वो है रेड गुड्स। ठीक है, तो रेड गुड्स अभी हमने देखा क्या होते हैं, वो भोजन में आते हैं जिन्हें की पुनः स्थापित करने की यानी कि चेंज करने की जरूरत पड़ती है तीव्र गति से और उनका उपभोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, विच टेक्निक इन टाइम एंड मोशन स्टडीज कंसीडर मूवमेंट ऑफ बोथ द हैंड्स? पाथवे चार्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफी। ओके, तो यहाँ पर दूसरा आंसर है ऑपरेशन चार्ट। तो आप सभी जानते होंगे, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ये सब होता क्या है? गति और समय अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं पाथवे चार्ट, प्रक्रिया, ऑपरेशन और माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण। ठीक है, सारा हमने डिस्कस करेंगे। इसका मैं अलग से एक वीडियो शेयर कर दूंगी बहुत अच्छे से, जिससे कि आपको ये सारे चार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए विद पिक्चर। ओके, अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पाथवे चार्ट क्या होता है? घर में गति और समय का अध्ययन करने के लिए एक सरल उपकरण होता है। इस तरह के अध्ययन को करने के लिए पैमाने पर तैयार की गई और ड्राइंग बोर्ड या फिर वॉल बोर्ड, पिन और धागे से बांधी गई फर्श योजना की आवश्यकता होती है। पाथवे चार्ट में क्या होता है? इसमें गति और समय का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कोई भी ड्राइंग बोर्ड हो सकता है, वॉल बोर्ड होता है, उस पर पिन और धागे की मदद से एक फर्श योजना तैयार की जाती है और वहां पर पिन लगाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर पिन जहां लगाए जाएंगे जहां पर कार्यकर्ता मुड़ रहा है। ठीक है, और यात्रा की रेखा या फिर जो मार्ग हो उसके काम करते समय पिन के चारों ओर धागा से मापा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये वॉल बोर्ड है, ठीक है, उस पर पिन्स लगा दी गई, जहां जहां कार्यकर्ता मुड़ेगा पिन लगा दी गई और जैसे जैसे कार्यकर्ता मुड़ेगा वैसे वैसे धागे को भी पिन के चारों ओर मोड़ते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अध्ययन के बाद किसी अन्य फ्लोर प्लान पर संशोधित योजना बनाई जा सकती है। तो ये जो है गति और समय का अध्ययन करने के लिए पाथवे चार्ट का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया चार्ट ये किसी कार्य को करने में उपयोग की जाने वाली विधि का चरण दर चरण विवरण है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्क्रिप्शन होता है प्रक्रिया चार्ट। प्रोसेस यानी कि एक के बाद एक, ये कार्य में गति के प्रवाह को दर्शाता है। एक के बाद, जैसे कि फ्लो चार्ट होता है ना, एक के बाद एक होता है, फ्लो में जाता है, वैसे ही गति के प्रवाह को दर्शाता है और अनावश्यक कदमों और गतियों पर ध्यान आकर्षित करने में सबसे अधिक सहायक है। यानी कि जो प्रक्रिया चार्ट है इससे क्या होते हैं, जो हम यानी समय हमारा कम लगे और गति यानी कि मूवमेंट भी कम हो, तो इसके लिए प्रक्रिया चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट क्या होता है? इसका उपयोग प्रक्रिया के किसी विशेष भाग का अधिक विस्तृत अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया चार्ट में क्या हुआ है? स्टेप बाय स्टेप विवरण होता है, लेकिन इसमें कोई एक विशेष भाग होगा उसका डिटेल में विस्तृत अध्ययन किया जाता है और इस चार्ट में गतिविधियों को दाएं और बाएं दोनों हाथों की गतिविधियों में विभाजित किया जाता है, यानी कि दोनों हाथों की गतिविधियों को जो है मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि कहां अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है और कहां काम में देरी हो रही है। तो इससे अगर काम में देरी हो रही है या फिर कोई अनावश्यक कार्य किया जा रहा है तो वो पता चल जाता है। ऑपरेशन चार्ट, प्रक्रिया चार्ट और ऑपरेशन चार्ट दोनों उपयोगी गति और समय अध्ययन तकनीक है। उन्हें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती और उनका उपयोग आश्चर्यजनक परिणाम देता है। अब साइकिल ग्राफ और क्रोनोसाइकिल ग्राफ क्या होता है? ठीक है, तो ये ऑपरेटर के हाथों, उंगलियों आदि की गतिविधियों के पथ के अध्ययन के लिए फोटोग्राफिक तकनीक है। जो आपका क्रोनोसाइक्लोग्राफ क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक साइकिल ग्राफ होता है, एक क्रोनोसाइकिल ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? हाथों और उंगलियों की गतिविधियों के पथ का अध्ययन किया जाता है और ये एक फोटोग्राफिक तकनीक है। इनका उपयोग विशेष रूप से उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो इतनी तेज होती हैं कि हमारी आंखों के द्वारा उन्हें देखा नहीं जा सकता है, यानी कि उससे पता लगाया नहीं जा सकता है। एक चक्र ग्राफ यानी कि जो साइकिल ग्राफ है वो आमतौर पर एक तस्वीर पर प्रकाश के निरंतर स्रोत द्वारा पता लगाए गए आंदोलन यानी कि मूवमेंट्स का एक रिकॉर्ड ऑफ पथ यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर के हाथ, उंगली या शरीर के अन्य हिस्से से एक छोटा बिजली का बल्ब जुड़ा होता है, यानी जो भी काम कर रहा है उसके हाथ, उंगली या शरीर के किसी भी हिस्से पर एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है और एक स्थिर कैमरे के द्वारा तस्वीर खींची जाती है और प्रकाश स्रोत गति का पथ दिखाता है, यानी कि प्रकाश जहां जहां पर होगा, जो कैमरा फोटो खींच जाती है, प्रकाश जैसे जैसे मूवमेंट होगा, जो प्रकाश का स्रोत होगा वो गति का पथ दिखाएगा और तस्वीर के पथ को, और इसी तस्वीर के पथ को चक्र ग्राफ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
साइकिल ग्राफ इस तरीके से होता है, यानी कि इसे बल्ब लगा दिया गया, अब वो ऐसे से मूवमेंट कर रहा है, उसकी गति हो रही है, तो इस तरीके से ये ग्राफ दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस पाथ दिखा रहा है साइकिल ग्राफ। लेकिन साइकिल ग्राफ में कुछ कमियां होती हैं, उसकी एक सीमा होती है, ये गति की दिशा और गति नहीं बताता, यानी कि जो साइकिल ग्राफ है, ठीक है, वो गति की दिशा और गति नहीं बताता है। इस सीमा को क्रोनोसाइकिल ग्राफ द्वारा दूर किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। क्रोनोसाइकिल ग्राफ में गति की दिशा और गति ये दोनों बताता है। क्रोनोसाइकिल ग्राफ का विशेष रूप जिसमें प्रकाश स्रोत को उपयुक्त रूप से बाधित किया जाता है, यानी कि इसमें क्या इंटरप्शन, बाधा उत्पन्न की जाती है प्रकाश स्रोत में, जिससे कि जो पथ है वो नाशपाती के आकार के बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे, जिसका नुकीला शिरा गति की दिशा को दर्शाता है और अंतराल गति यानी मूवमेंट की स्पीड को दर्शाता है। यानी कि इसमें जिसे था ना, हमने पढ़ा साइकिल ग्राफ में गति की दिशा और गति नहीं बताता है, लेकिन जो क्रोनोसाइकिल ग्राफ है उसमें गति और दिशा दोनों बताता है। गति में लगने वाला समय प्रकाश स्रोत के बाधित होने की दर को जानकर और बिंदुओं की संख्या की गणना करके निर्धारित किया जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है पेयर शेप में डॉट प्रोवाइड हो रहे हैं, ये क्रोनोसाइकिल ग्राफ है। ओके, इंटरप्शन उत्पन्न करके इसको किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चलिए, तो आपने देखा इसमें बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है पुराने पेपर्स में जो डिस्कस करने वाले हैं, और अभी भी ये तो आते ही रहते हैं। चलिए, फिर 9 क्वेश्चन, पीपल बोर्न इन वन पीरियड ऑफ टाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड क्लिक इफेक्ट, कोहैबिटेशन, कंटेक्चुअलिटी, कोहार्ट इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर 4 है, कोहार्ट इफेक्ट। 10वां क्वेश्चन, अ चाइल्ड रियरिंग स्टाइल दैट इज हाई इन एक्सेप्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट emphasizes firm control with reasoning is termed authoritative style, authoritarian style, permissive या फिर involved style। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, authoritative style। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट। तो आज हम 10वीं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समता गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? दोनों हाथों के हलचल पर, ये ध्यान दीजिएगा, जो विचार करती है वो है ऑपरेशन चार्ट। एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा है? ये कहा है पल्टन पोहो यानी कि कोहार्ट। एक बच्चे को पालन करने वाली शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसे कहा जाता है। बच्चे को पालन करने वाली शैली जो स्वीकृति और भागीदारी में उच्च है, ध्यान दीजिएगा, जिसे सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है वो है अथॉरिटेटिव शैली। ठीक है, पहला आंसर। इसको डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको। तो यहां पर आप देख सकते हो ये है। ठीक है, अब जो ये पेरेंटिंग स्टाइल दिया गया है बॉमरेंड के द्वारा दिया गया है, लेकिन बॉमरेंड ने 3 पेरेंटिंग स्टाइल दी थी शुरुआत में, उसके बाद मैकोबाई और मार्टिन ने इसमें एक और पेरेंटिंग स्टाइल को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद जब मैकोबाई और मार्टिन के सजेशन के आधार पर बॉमरेंड ने फिर इसको 4 पेरेंटिंग स्टाइल में डिवाइड किया, वर्गीकृत किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है बॉमरेंड की 3 पेरेंटिंग स्टाइल, मैकोबाई और मार्टिन की 4 पेरेंटिंग स्टाइल। तो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ डिमांडिंग, अनडिमांडिंग, रिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव, जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है वो कौन कौन सी है? अथॉरिटेटिव, जिसे हम प्रोपोगेटिव भी कहते हैं, अथॉरिटेरियन, जिसे हम टोटलिटेरियन भी कहते हैं, इंडल्जेंट या फिर परमिसिव, और चौथा है नेग्लेक्टफुल। तो जो बॉमरेंड ने 3 पेरेंटिंग स्टाइल स्टार्टिंग में दी थी वो थी अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और इंडल्जेंट। ठीक है, जो चौथी वाली इनके मैकोबाई और मार्टिन ने चौथी जो पेरेंटिंग स्टाइल दी है, सजेशन दिया, वो है नेग्लेक्टफुल। ठीक है, अब ये होता क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हम पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो अथॉरिटेरियन, इसमें क्या होता है? फोकस ऑन ओबीडियंस, पनिशमेंट ओवर डिसिप्लिन, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो फोकस किस पर करते हैं? ओबीडियंस, कि वो आज्ञा का पालन करे, और अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, आगे का पालन नहीं करता, तो उसको पनिश करते हैं। तो आप देख सकते हो अथॉरिटेरियन। ठीक है, ऐसे तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर अथॉरिटेटिव जो होती है क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप, एनफोर्स रूल्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं? पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है, अच्छा संबंध होता है, उन पर रूल्स यानी कि
वो रूल्स को फॉलो करने के लिए भी उनको एनफोर्स करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, रूल्स भी फॉलो करते हैं और पेरेंट्स के साथ में उनका संबंध भी अच्छा होता है। जबकि जो अथॉरिटेरियन है उसमें उनका वो रूल्स को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा ही फोकस करते हैं और उनको पनिशमेंट भी करते हैं, तो क्या होता है उनके बीच में संबंध बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही बच्चों से करवाना चाहते हैं हर एक काम, तो इस वजह से इनका संबंध अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर क्या है, वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं अथॉरिटेटिव में, यानी कि बहुत ज्यादा ना छूट होती है और ना ही बहुत ज्यादा जो है कड़ा अनुशासन होता है बच्चों पर। परमिसिव में क्या होता है, डोंट एनफोर्स रूल्स, कोई भी रूल्स फॉलो करने के लिए एनफोर्स नहीं करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों पर। किड्स विल बी किड्स, यानी कि तो इसमें क्या होता है, ये बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना ही रूल्स को फॉलो करते हैं और ना ही उनके बीच में संबंध भी अच्छा हो पाता है, क्योंकि वो नहीं समझते। अनइन्वॉल्व में क्या होता है, प्रोवाइड लिटिल गाइडेंस, नर्चरिंग और अटेंशन, यानी कि इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो कि पेरेंट्स जो पापा जी हैं वो टीवी देख रहे हैं और बच्चा बैठा हो, यानी कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, कोई गाइडेंस नहीं होता है, ना उनकी केयर करते हैं, ना उनकी देख रेख करते हैं और ना ही उन पर ध्यान देते हैं। तो इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है वो सबसे खराब होती है। ओके, सबसे बेस्ट क्या होती है, अथॉरिटेटिव। ओके, तो इसको हम डिटेल में अलग से कोशिश करेंगे, एक वीडियो हम बनाएं और इसको अलग से डिटेल में डिस्कस करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।